नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक के 5 वीडियो में इससे पहले के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे चलिए देख लेते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे बांटने की प्रक्रिया, अर्थात चिन्ह बांटा जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसे देखेंगे। और चुनाव चिन्ह बांटने के लिए जो मतदाता रहते हैं, उम्मीदवार, उनके जो है नाम की सूची तैयार किया जाता है। तो नाम की सूची कैसे तैयार किया जाता है, अल्फाबेट मेथड में, कौन से पहले रहते हैं कौन से बाद में रहते हैं, और उसी क्रम में जो है ये चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। तो इन सबको समझेंगे आज हम उदाहरण सहित। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है टेंडर वोट। तो टेंडर वोट क्या होता है, जिसे निवेदित मत बोलते हैं, तो वो क्या होता है उसे देखेंगे। और उसके पश्चात अगला चैप्टर जो है पद मुक्ति से संबंधित है। तो उम्मीदवारों या फिर जो पदाधिकारी रहेंगे, पंचायत संबंधी पदाधिकारी, उनकी पद मुक्ति जो है कैसे किया जाता है, तो कितने 5 प्रकार से पद मुक्त किया जाता है, उन सब को जो है हम देखेंगे, उनके धाराओं सहित उनकी प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो हमारे पहले से देख रहे हैं, आप पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम चुनाव चिन्ह बांटने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो देखिए, चुनाव चिन्ह अल्फाबेट ऑर्डर में बांटे जाते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बांटे जाते हैं। तो जो बांटने की प्रक्रिया रहते हैं वह जो है अल्फाबेट के आधार पर जो है पहले नाम को जमाया जाता है, फिर उसी नाम के आधार पर, जैसे पहले प्रत्याशी है तो ये पहले वाला जो है उसे दिया जाएगा, दूसरा प्रत्याशी है तो जो दूसरे वाले हैं उसे दिया जाएगा, तीसरे प्रत्याशी के लिए तीसरे वाले को, इस प्रकार दिया जाता है। उसके बाद देखिए, यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर देवनागरी लिपि में जारी की जाती है। तो यह देवनागरी लिपि में जारी किया जाएगा। तो जो सूची में नाम लिखा रहता है वह देवनागरी लिपि में लिखा रहेगा, याद रखेंगे। जो जारी किया जाता है वह तो जो आधार लेते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट से लिया जाता है, अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट से, परंतु जो नाम जारी किया जाएगा वह देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सब के लिए चुनाव चिन्ह पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करके रखता है। तो इनका चुनाव चिन्ह पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जाता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो है ये सब जो कैसे बांटना है उस नियम के आधार पर ही बांटा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, कुछ चुनाव चिन्हों का सूची दिया गया है, जो किस पद के लिए किन किन चुनाव चिन्हों को दिया गया है। तो देखिए, जैसे पंच के पद के लिए, तो पंच के पद के लिए कौन कौन से चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीढ़ी, फावड़ा, बाल्टी, हल, कुल्हाड़ी हो गया, बिजली का स्विच, मक्के का भुट्टा, कैंची, केतली, बेलन, बनियान, कमीज, फ्रॉक, गुलाब का फूल। तो ये सभी पंच के लिए है। एक बार देख लीजिए, सीढ़ी हो जाता है फावड़ा, बाल्टी पंच पद के लिए, हल है, कुल्हाड़ी है, बिजली का स्विच, मक्के का भुट्टा, कैंची, केतली, बेलन, बनियान, कमीज, फ्रॉक और गुलाब का फूल, ये सभी जो है पंच पद के लिए है। ठीक, अब आगे देखिए, दूसरा है सरपंच पद के लिए। तो सरपंच पद के लिए टोटल 12 दिए गए हैं चुनाव चिन्ह, और इनके लिए था 14। तो देखिए, सरपंच पद के लिए क्या क्या दिया जाता है, तो आप सबको जान रहे होंगे, पहले सरपंच चुनाव देखते होंगे। तो चश्मा दिया जाता है, कांच का गिलास, फूलों सहित नारियल का पेड़, हस्तचलित पंप दिया जाता है, हस्तचलित जिसे नल कहते हैं। देखिए, ताला और चाबी दिया जाता है। अन्न बरसाता हुआ किसान, तो अन्न बरसाता हुआ किसान भी सरपंच का है। सब्जी की टोकरी, घंटी, टेबल लैंप या टेबल बोल सकते हैं इसे, खंभे पर ट्यूबलाइट, तो खंभे पर ट्यूबलाइट, यह भी चिन्ह इनका ही रहता है सरपंच का। हार का चिन्ह और किताब का चिन्ह, ये सभी सरपंच के लिए है। एक बार और देख लेंगे ताकि याद रहे आपको। सरपंच के लिए चश्मा, कांच का गिलास, फलों सहित नारियल का पेड़, हस्तचलित पंप, ताला और चाबी, अन्न बरसाता हुआ किसान, सब्जियों की टोकरी, घंटी, टेबल लैंप, खंभे पर ट्यूबलाइट, हार और किताब, ये सभी जो है सरपंच के लिए हैं। अब आगे देखिए, जनपद सदस्य। तो जनपद सदस्य के लिए क्या दिया जाता है, ब्लैक बोर्ड, इसे श्याम पटल भी कहते हैं, हिंदी में ब्लैक बोर्ड को। तो ब्लैक बोर्ड ये क्या होता है, जनपद सदस्य का। उसके बाद देखिए, बरगद का पेड़ होगा, झोपड़ी होगा, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, तराजू, फसल काटता हुआ किसान। तो देखिए, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान भी, फसल काटता हुआ किसान, दोनों इसमें है। ठीक, और वही जो है अन्न बरसाता हुआ किसान किसका था, सरपंच का था। उसके बाद देखिए, मसाल है, अलमारी है, छत का पंखा, छत वाला पंखा है इसमें। ठीक, टेलीविजन, रेल का इंजन, टेलीफोन, तो ये सभी जो है जनपद सदस्य के लिए है। एक बार और देखेंगे, ब्लैक बोर्ड, बरगद का पेड़, झोपड़ी, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान, तराजू, फसल काटता हुआ किसान, मसाल, अलमारी, छत का पंखा, टेलीविजन, रेल का इंजन और टेलीफोन, ये सभी जनपद सदस्य के लिए हैं। ठीक, अब जिला सदस्य के लिए देखिए, तो जिला सदस्य के लिए जो है सबसे पहला है तीर कमान। तो तीर कमान दिया जाएगा पहले प्रत्याशी को। उसके बाद दो पत्ती, उगता हुआ सूरज, पतंग, छाता, गाड़ी, लालटेन,
फावड़ा और बेलचा हो जाता है बिजली का बल्ब। तो देखिए फावड़ा और बेलचा एक साथ रहे वो किसके लिए रहता है, जिला पंचायत सदस्य के लिए, और सिर्फ फावड़ा दिया जाए तो पंच के लिए रहता है। हाँ बिजली का बल्ब इसमें है, ये बिजली का बल्ब है। और वही देखिए खंभे पर ट्यूबलाइट, तो खंभे पर ट्यूबलाइट रहे ये सरपंच के लिए है, और बिजली का बल्ब जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए है। सिलाई की मशीन है, हाथ चक्की और टेबल पंखा। तो देखिए यहाँ टेबल पंखा जो है किनके लिए है, जिला पंचायत सदस्य के लिए, और वही टेबल लैंप या सिर्फ टेबल रहे तो ये सरपंच के लिए है। उसके बाद स्लेट, तो ये स्लेट यहाँ है जिला पंचायत सदस्य का, और वही ब्लैक बोर्ड जो है जनपद पंचायत सदस्य का है। और ये रेडियो, ठीक, तो ये सभी जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए है। ठीक, तो ये जब चुनाव चिन्ह को बंटवारा किया जाता है इस पद पर, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए टीजीपीएससी में लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था 2017 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि देखिए यहाँ एक सूची दिया गया है पद का नाम, और दूसरा सूची में जो है चुनाव चिन्ह दिया गया है, तो ये सम्मिलित करना था कि कौन सा चुनाव किनका है। तो ऑप्शन देखिए, तो पंच के लिए कौन सा है इसमें से, टेबल तो सरपंच के लिए था, टेबल पंखा जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए था, और श्याम पटल जो है जनपद पंचायत सदस्य के लिए। तो बाल्टी जो है पंच के लिए है। ठीक, तो बाल्टी पंच के लिए तो एक सी हो गया। सरपंच के लिए क्या है, टेबल हो गया। जनपद पंचायत सदस्य के लिए जो है श्याम पटल हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। ठीक, तो श्याम पटल ब्लैक बोर्ड है। और वही जिला पंचायत सदस्य के लिए क्या हो जाएगा, टेबल पंखा। ठीक, तो इस प्रकार जो है आप सम्मिलित कर लीजिएगा। चलिए अब ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा कठिन है समझने में, पर हम इसे आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्ण क्रम का निर्धारण, तो वर्ण क्रम का निर्धारण कैसे होता है, वैसे तो ये बहुत जो है इजी है। अब देखिए आराम से हम समझेंगे इसे। तो देखिए इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, वर्ण क्रम का निर्धारण। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के तहत मत पत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम हिंदी भाषा की देवनागरी में मुद्रित किए जाते हैं। तो मत पत्र में जो नाम लिखा रहेगा, आप अभी वोट डालने जाएंगे तो मत पत्र में जो नाम दिखेगा आपको, वह हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। तो मुद्रित किस में रहता है, हिंदी भाषा के देवनागरी। परंतु इसका वर्ण क्रम जो निर्धारण है हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है, ये इंग्लिश में होगा। देखिए हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में मत पत्रों को मुद्रित कराने के लिए अभ्यर्थियों के नाम का वर्ण क्रम का निर्धारण, तो नामों का वर्ण क्रम का निर्धारण जो है उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी अल्फाबेट के आधार पर किया जाता है उनके नाम का निर्धारण। ठीक, अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट वन, तो ये जो नामांकन पत्र रहता है उसमें मत पत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में लिखे जाने वाले उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की जानकारी प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी यह जानकारी समीक्षा तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है। ठीक, तो अंग्रेजी में जो उसके स्पेलिंग है उसे भी प्रस्तुत करना रहता है, जो उम्मीदवार रहता है उसे ही। ठीक, तो अभी अभ्यर्थी को ही प्रस्तुत करना होता है अपना अंग्रेजी स्पेलिंग। अगर कोई अभ्यर्थी प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो रिटर्निंग ऑफिसर, तो अगला पॉइंट भी दिया गया है, यदि अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्रों पर अंग्रेजी में नाम नहीं लिखा है तो अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसका अंग्रेजी स्पेलिंग निर्धारित करेगा। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय जो है अंतिम होता है। तो देखिए वर्ण क्रम के निर्धारण के संबंध में जो है रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय ही क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। ठीक, अब आगे देखिए अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट एक, तो इसका मतलब जो है नामांकन पत्र है, उसमें अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार का नाम लिखा गया है उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्ण क्रम निर्धारित किया जाता है। तो जैसे नाम लिखा हुआ है उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्ण क्रम, तो जिसका पहले आता है अल्फाबेट के आधार पर ए बी सी तो जेड तक के देखेंगे, इसमें जो पहला है उसे पहला रखा जाता है। जिस प्रकार डिक्शनरी में रहता है अल्फाबेट आधार पर जैसे जमा रहता है, तो पहले लेटर को देखते हैं, उसके बाद दूसरे लेटर को देख रहे हैं, फिर तीसरे लेटर को मैच करते हैं, समान रहता है उसकी स्थिति में। तो इसी प्रकार जैसे रहता है डिक्शनरी में उसी प्रकार जो है इसमें भी रहेगा। ठीक, तो चलिए वही लिखा हुआ है यहाँ, यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम के साथ कुल नाम अर्थात सरनेम भी लिखा है परंतु कुल नाम के बाद लिखा गया है तो नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्ण क्रम निर्धारित किया जाएगा। परंतु यदि कुल नाम से पहले लिखा गया है तो कुल नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्ण क्रम निर्धारित किया जाएगा। ठीक, तो देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम है राजेश शर्मा ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका वर्ण निर्धारण कहाँ, राजेश के आर से लिया जाएगा, तो आर के आधार पर उसका रैंक दिया जाएगा, इस वर्ण क्रम में आएगा। वही उसने जो है अपना नाम शर्मा राजेश लिखा है, तो शर्मा राजेश लिखा है तो इसका वर्ण क्रम में भी जो एस है शर्मा पहले लिखा हुआ है तो वर्ण क्रम का निर्धारण एस के आधार पर किया जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, यदि अभ्यर्थी ने अपना पूरा नाम न लिखकर, अब देखिए अगर वह अपना पूरा नाम न लिखकर संक्षिप्त में नाम लिखता है, संक्षिप्त में नाम लिखता है इसका मतलब है कि अगर आप उदाहरण देखेंगे तो जैसे ये शिव कुमार नाम दिया गया है तो वो शिव कुमार न लिख के एस कुमार लिखता है। ठीक, एस कुमार लिखता है तो ये संक्षिप्त में लिख दिया एस को, तब क्या किया जाएगा, तो जो संक्षिप्त में लिखा हुआ शब्द है एस कुमार में, तो एस को संक्षिप्त में लिखा है तो इसे हम जो है मान्य नहीं लेंगे, तो इसको छोड़ के हम किसे देखेंगे, सीधा जो पूरा लिखा हुआ है कुमार, तो इसे हम देखेंगे। ठीक, तो यहां से हम के आधार पे जो है इनका नाम लेंगे। तो ये हो गया। वही जो है सेम यहां भी दिया गया है,
देखिए तो वही अगर देखिए, और इस स्थिति में दो व्यक्ति ले सकते हैं जिनका सरनेम सेम हो जाता है, जैसे कि ये पीएस वर्मा है और बी के वर्मा है, तो पीएस वर्मा और बी के वर्मा, तो ये दोनों संस्कृत में लिखा हुआ है पीएस और बी के, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन्हें छोड़ के वर्मा को देखेंगे, ठीक, परंतु यहाँ वर्मा दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम हो गया, तो अब की स्थिति में अब क्या करना है, अब तब की स्थिति में जो इनका संक्षिप्त नाम दिया हुआ है, एक में पीएस दिया हुआ है पीएस और दूसरे में बी के दिया हुआ है, ठीक, तो इनका जब प्रथम अक्षर जो है, जो संक्षिप्त का प्रथम अक्षर, अब उसके आधार पर हम जो है यहाँ निर्धारण करेंगे, तो देखिए पी बाद में आता है और बी पहले आता है, तो ये बी के पहले हो जाएगा, बी का नाम पहले हो जाएगा और पी एस जो है वर्मा का नाम बाद में हो जाएगा, ठीक, तो इस आधार पे जो है इसका निर्धारण किया जाएगा। तो ये छठवां पॉइंट आपका समझ आ गया होगा। अब चलिए अगला सातवां पॉइंट में देखेंगे। तो सातवां नियम क्या है, यदि अब देखिए किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम के साथ आदर्श सूचक शब्द और शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले शब्द या पैतृक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द, किसी उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़े जाते हैं। तो देखिए कोई भी अभ्यर्थी अपने नाम से पहले कोई आदर्श सूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, आचार्य, पंडित, वैद्य, प्रोफेसर, हकीम, मेजर, कर्नल, तो इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग करता है अपने नाम से पहले, तो जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कोई अभ्यर्थी है जिसका नाम है आनंद मोहन, वे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर आनंद मोहन लिख रहे हैं, ठीक, तो डॉक्टर आनंद मोहन लिख रहे हैं, तो इनका वर्ण क्रम जब निर्धारण किया जाएगा तो इनका ये डॉक्टर है उसे जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधा इनका नाम को देखा जाएगा आनंद, तो आनंद के जो है ए से, तो आनंद के ए से जो है इनका निर्धारण किया जाएगा। देखिए कोई भी उपाधि रहेगा उसका हम लोग जहां प्रयोग नहीं करेंगे, उपाधि को जो है इग्नोर करके जो है उसका जो नाम है ओरिजिनल नाम वहां से लिया जाएगा। तो ये सातवां नियम भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक, तो सातवां नियम समझ आ गया। अब उसके बाद देखिए अगला आठवां नियम चलते हैं। तो आठवां नियम भी सातवां नियम से संबंधित है। तो देखिए कुछ आधार सूचक ऐसे शब्द होते हैं जो आदर्श सूचक और कुल नाम दोनों दर्शाते हैं, जैसे कि ठाकुर हो गया, चौधरी हो गया, पंडित, ये क्या है, ये जो है आधार सूचक भी होते हैं, आदर्श सूचक वर्ड भी होते हैं और चौधरी भी होते हैं और पंडित। तो जैसे इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है गंगा प्रसाद ठाकुर, तो गंगा प्रसाद ठाकुर में यहाँ इसका सरनेम है गंगा प्रसाद ठाकुर, इसको दर्शा रहा है, और वही ठाकुर मान सिंह, तो ठाकुर मान सिंह में ये ठाकुर इसको क्या दिखा रहा है, ठाकुर इसके आदर्श सूचक के रूप में दिखा रहा है, तो ये जो है क्या उपाधि को दर्शा रहा है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा कि देखिए जब ये है किसकी तरह सरनेम की तरह प्रयोग किया जाएगा, तब ये जो है शुरू का जो वर्ड है गंगा उनका नाम है वास्तविक नाम, वहां से जो है जी से इसका निर्धारण किया जाएगा। वही यहाँ ठाकुर मान सिंह तोमर, ठाकुर को पहले लिख रहे हैं और यहाँ जो है ठाकुर उपाधि दर्शा रहा है, तो उपाधि को हम जब से पहले कर रहे थे उसी प्रकार उपाधि को हम जो है नहीं लेंगे, सीधा हम मान सिंह से सीधा क्या लेंगे, एम से लेंगे, तो यहाँ मान सिंह के आधार पर जो है मान एम से जो है यहाँ लिया जाएगा इनका निर्धारण, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और चलिए देखिए, जैसे गंगा प्रसाद ठाकुर है और यहाँ ठाकुर मान सिंह तोमर है, तो यहाँ ठाकुर यहाँ सरनेम की तरह प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ ठाकुर उपाधि की तरह प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, तो यहाँ तो समझ आ रहा है कि जो नॉर्मल ही नाम लिखा है तो जी से ही लिया जाएगा, और यहाँ ठाकुर मान सिंह लिखा हुआ तो ठाकुर को पहले लिख दिया गया है, तो ठाकुर को इग्नोर करेंगे और इनके नाम जो है मान सिंह वहीं से जो है यहाँ निर्धारण किया जाएगा, ठीक, समझ आ गया होगा। अब चलिए अगला देखिए, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, तो दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9वां वाला पॉइंट, अब याद रखेंगे। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हो तो प्रत्येक के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़कर, देखिए सबसे पहले अगर समान रहे की स्थिति है, दोनों का नाम जो है समान रहेगा, तो आगे देखेंगे हम, जैसे ये किशोर है, किशोर और किशोर, दो किशोर हैं तो उनका नाम जो है दोनों का सेम ही है, स्पेलिंग भी सेम ही है, तब क्या किया जाता है, सबसे पहले उनके नाम के आगे पिता का नाम जोड़ा जाता है, ठीक। अब उसके पिता का नाम भी अगर सेम पड़ जाए, तो पिता का नाम भी अगर सेम हो तब की स्थिति में क्या किया जाएगा, उनके निवास स्थान या व्यवसाय का उल्लेख करके उसे विभेदित या विस्तारित किया जाएगा, तो उनका किसका निवास स्थान का नाम डालेंगे या फिर उनके व्यवसाय का नाम लिखकर जो है हम उनका वर्णक्रम निर्धारण कर सकते हैं, ठीक। तो यही है यहाँ एग्जाम्पल से सही समझाया गया है। जैसे सेम समान नाम होने पर किशोर और किशोर था तो इनके पिता का नाम लिख दिया, इनका पिता का नाम है बाबूलाल, इनके पिता का नाम है आत्मानंद, तो जो आत्मानंद है वो पहले आ जाएगा क्योंकि बी से पहले ए आता है, तो बी आत्मानंद वाले पहले आ जाएंगे, किशोर आत्मानंद, उसके बाद जो है किशोर बाबूलाल आएंगे, ठीक। तो ये जो है ऐसा निर्धारण कर दिया जाएगा। अब वही, अब दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम भी एक ही है, तो अभ्यर्थी से परामर्श करके या तो उनके व्यवसाय के आधार पर या उनके निवास स्थान के आधार पर, जो अलग चीज है उसके आधार पर जो है उनमें जो है विभेद किया जा सकता है। जैसे किशोर ठेकेदार है तो उसे ठेकेदार के नाम से उल्लेख कर सकते हैं, किशोर बैंड मास्टर है तो बैंड मास्टर के नाम से उसके पेशा के आधार पर जो है कर सकते हैं। वही अगर स्थान के आधार पर किए तो किशोर नारायणपुर का है तो नारायणपुर के, किशोर जो है पारसिया का है तो पारसिया के आधार पर जो है विभेदित किया जा सकता है, तो इस आधार पर जो है उसके वर्ण क्रम का निर्धारण किया जाता है, ठीक। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको।
अब आके देखिए, अब जो है ये अगला पॉइंट 10वां पॉइंट। तो 10वां पॉइंट में देखिए ये ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। जैसे कि हम डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी में उसी प्रकार का यहाँ दिया गया है। ठीक, तो डिक्शनरी में जिस प्रकार रहता है कि यदि देखिए, यदि अभ्यर्थी के नाम के प्रथम अक्षर एक जैसे हो तो नाम के द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किए जाते हैं। यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर एक जैसे हो तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक, और आधार और पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अगर एक जैसे हैं तो चौथा के आधार पर। तो यही जो है सीरीज चलते रहता है। ठीक, जब तक कि जो है असमान ना आ जाए तब तक कि जो है, अगर पहले है पहले से तो पहले, तो वैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो जैसे डिक्शनरी में रहता है तो पहले ए है, उसके बाद जो है यहाँ भी ए है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ क्या है, ये दोनों में ए है, फिर से इसमें ए है और इसमें बी है मान लीजिए, तो ए वाले को पहले रखते हैं और इसमें जो बी है इसको बाद में रखते हैं। तो उसी प्रकार जो है ऐसे ही चलते रहेगा। वही यहाँ ए हो गया और यहाँ भी ए हो गया, तो अब फिर से यहाँ ए है और यहाँ बी है, तब जो है इसको लिखेंगे। तो वही जो है पहला, दूसरा, तीसरा के आधार पर जो डिक्शनरी में रहता है वैसी है। आप डिक्शनरी तो देखे ही होंगे, तो उसी प्रकार है और कुछ नहीं है। तो चलिए, और अगला दिया गया है 11वां पॉइंट। तो 11वां पॉइंट में क्या है, हिंदी के कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखे जाते हैं जिसमें प्रथम अक्षर साइलेंट के रूप में उच्चारित होते हैं। तो हिंदी में कुछ चीजें साइलेंट रहता है, परंतु उसका इंग्लिश में जो है स्पेलिंग दिखाई देता है। जैसे क्षितिज हो गया, तो क्षितिज हो गया उसको कैसे लिखते हैं, के से स्टार्ट होता है, इसमें के साइलेंट रहता है। वैसे ऋतिक है, इसमें भी एच साइलेंट रहता है, क्षमा में के साइलेंट रहता है। तो इसी प्रकार जो है ऐसी स्थिति में वर्ण क्रम का निर्धारण कैसे किया जाता है, साइलेंट अक्षरों को भी मान्यता दिया जाता है। तो कैसे दिया जाएगा, क्योंकि हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग कर रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर जो लिखा हुआ है, साइलेंट वर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ के, तो हम के आधार पे लेंगे। यहाँ एच लिखा हुआ है तो एच के आधार पे लेंगे, यहाँ भी के लिखा हुआ है के आधार पे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर स्पेलिंग लिखा हुआ है, आखिर वो अगर वो साइलेंट है, हिंदी उच्चारण में अगर वो साइलेंट है, फिर भी हम जो है उस स्पेलिंग को लेंगे। ठीक, तो यही बताना चाह रहा है ये नियम 11। उसके बाद नियम 12 में देखिए, सामान्य अंग्रेजी भाषा में नामों की स्पेलिंग बहुप्रचलित परंपरा के अनुसार ही मान्य किया जाएगा। तो जो सब सर्वाधिक प्रचलित रहेंगे इस प्रकार से जो है मान्य किया जाएगा। अगर हीरालाल की स्पेलिंग के लिए 2 वर्ड प्रयोग किया जाएगा, एक हीरालाल तो एच के बाद आई रहता है, और वही जो है हीरालाल एच के बाद डबल ई रहता है। तो ये दोनों जो है मान्य हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रचलित में रहते हैं, किसी का हीरालाल तो किसी का हीरालाल ऐसा लिखा रहता है। ठीक, परंतु जो किशोर की स्पेलिंग है, तो किशोर के लिए तो फिक्स होता है कि KISOR, तो ये जो है बहुप्रचलित है, तो इसे ही लिया जाएगा। तो जाके इसके लिए के डबल ई करके लिखा जाएगा। ठीक, या फिर ये CHISOHOR करके लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार जो बहुत प्रचलित है, तो यह जो प्रचलित है तो इसी को जो है लिया जाएगा। तो इसमें रिटर्निंग अधिकारी का जो है क्या रहता है, निर्णय जो है सर्वमान्य रहता है। ठीक, तो यहां तक के हो गया। अब उसके बाद देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि वह वरीयता में प्रथम स्थान पाने के लिए वह जो है अपने नाम से पहले इंग्लिश के किसी साइलेंट वर्ड का प्रयोग कर दिया, साइलेंट लेटर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखिए 2 नाम है, एक अमित और एक अनिल। तो इसमें जो है अगर हम मिला के देखेंगे तो दोनों में है, दोनों में ए है, उसके बाद इसमें एम है और इसमें क्या है, एन है। तो पहले क्या आता है, एम पहले आता है, तो इसका नाम पहले आ जाएगा अमित का, और अनिल का नाम जो है दूसरे में आ जाएगा। पहले आ गया, ये दूसरे में आ गया। परंतु देखिए अब यहाँ अनिल क्या करने की कोशिश करेगा, अपने नाम पहले में लाने के लिए ये जो है अपने स्पेलिंग है अनिल, इसमें क्या किया जाएगा, ये जो है जो है एक और साइलेंट लगा देता है। तो ये बोलता है कि यह मेरे नाम में साइलेंट है करके अनिल ऐसे लिखना चाहेगा। ठीक, तब क्या होगा इस स्थिति में, देखिए अब ये जो है ए है इसमें भी, फिर उसके बाद इसका नाम ए आ गया और इसका एम है, तो ये जो है पहले आ गया, तो अनिल इसमें पहले आ गया। ठीक, परंतु इसे जो है मान्य नहीं दिया जाएगा। तो इसका प्रमाण देने के लिए उसके नाम जो है इसमें ए जो है साइलेंट है, इसका प्रमाण देने के लिए उन्हें जो है दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो दस्तावेज क्या हो सकते हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज हो। कौन कौन से, मार्कशीट होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो पासपोर्ट हो सकता है, जो वीजा पासपोर्ट रहेगा वो, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या पैन कार्ड हो सकता है। तो वैसी जो सर्वमान्य दस्तावेज है इसे प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसके नाम का स्पेलिंग वही लिखा हो जो वो बताना चाह रहा हो, तभी जो है उसको मान्य दिया जाएगा। अन्यथा इस प्रकार के से अगर कोई करता है तो उन्हें जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसे बाहर भी कर सकता है। तो ठीक, तो मान्यता देना आवश्यक है। अगर उसमें दस्तावेज नहीं है तब जो है उसे नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है बहुप्रचलित जो स्पेलिंग रहेगा उसके आधार पर जो है उसका नाम निर्धारित करेगा। ठीक, अब चलिए आगे देखिए 14। तो अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी के इस आशय की अपेक्षा कर सकता है। तो देखिए इसके संबंध में अगर अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी की इस आशा की अपेक्षा कर कि वह अपने पक्ष समर्थन में अंग्रेजी नाम के दस्तावेज, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी हो सकता है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कार्यालयीन परिचय पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड का शैक्षणिक अंक सूची इत्यादि प्रस्तुत करके वह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक,
अगर देखिए रिटर्निंग ऑफिसर को यह सलाह दी जाती है कि वह वर्णक्रम निर्धारण के विवाद से बचने हेतु समय पूर्व ही अभ्यर्थी से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर ले जिससे कि अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग की पुष्टि की जा सके। जब नामांकन फॉर्म भरा जाता है वैसे तो इसके लिए कोई शैक्षिक अर्हता नहीं होता है, तो शैक्षिक अर्हता अगर जिनके लिए नहीं है तो कुछ पद के लिए आरक्षित नहीं है परंतु कुछ के लिए जो है अर्हते हैं। तो देखिए जिनके लिए शैक्षिक अर्हता है उनसे जो है क्या लिया जाए, दस्तावेज ले लिया जाए ताकि जो है बाद में यह समस्या ना हो कि वर्णक्रम निर्धारण के लिए कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी का कर्तव्य है कि वे जो है पहले से ही दस्तावेज ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला दिया गया है अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी स्पेलिंग के निर्धारण में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय के रूप में मान्य होगा। तो ये हम पहले भी देखे थे, तो रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाएगा। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है निर्धारण किया जाता है वर्णक्रम के आधार पर जो है नाम की जो सूची निकलता है, मतदाता सूची, जो मत पत्र का सूची निकलेगा उसका जो है वर्णक्रम के आधार पर निर्धारण कैसे किया जाता है। परंतु देखिए अंग्रेजी लेटर में निर्धारण कर लिए और उस सूची को जो है लिखेंगे कैसे, हिंदी के जो देवनागरी लिपि है उस सूची में जो है उसको जारी किया जाता है। ठीक, तो यहां तक की हो गया यह। अब इससे संबंधित यहाँ पास मत पत्र के मुद्रित क्रम के निर्धारण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहां से अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहां से आप समझ जाएंगे जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़े हैं उसी के आधार पे है। तो देखिए मैं आपको इसका पीडीएफ आज प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे जो है प्रश्न को एक बार बना के देखिएगा। तो देखिए यहाँ आपको सबसे दिक्कत कहाँ आने वाला है कि पहला प्रश्न में आपको दिक्कत आएगा किसमें किसमें, ये पीएस शुक्ला लिखा है और सोम वर्मा लिखा है। तो देखिए यहाँ शुक्ला का एस लिया जाएगा और यहाँ जो है सोम वर्मा का वी लिया जाएगा। यहाँ भी सोम को जो है इनका नाम होते हुए यहाँ हटा दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ आपको दिक्कत आएगा। बाकी प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे, तो आप इसे बना के देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर मैं पीडीएफ डालना भूल जाता हूँ तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पीडीएफ नहीं दिया गया है, तो मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे का जो टॉपिक है अब उसे पढ़ेंगे। तो देखिए अब एक साथ सदस्यता व प्रतिषेध, तो किनके लिए जो है एक साथ सदस्यता पर प्रतिषेध किया गया है उसे देख लीजिए। तो एक उम्मीदवार 2 पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है जो नामांकन फॉर्म जमा करते समय प्रायोजित तथा दोनों पदों को विजित करने के पश्चात किसी एक पद को धारण कर सकता है जो अपने मतदान क्षेत्र से संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत हो सकता है यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हुआ। अब देखिए यहाँ जो कंडीशन है, अगर एक व्यक्ति जो है दो अलग अलग 2 स्तरों पर जो है 2 पद से जो है फॉर्म डाल सकता है और दोनों जगह अगर वो जो निर्वाचित हो जाता है अर्थात वे विजित हो जाते हैं, तब की कंडीशन में क्या होगा, उसे सबसे बाद में निर्वाचित हुए पद से, तो जो सबसे लास्ट में निर्वाचित हुआ पद है उसके 10 दिन के भीतर विहित पदाधिकारी अर्थात कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को यह सूचना देना पड़ेगा कि वह पंचायत के कौन से पद का सेवा करना चाहता है। याद रखना है आपको कितने दिन के अंदर, 10 दिन के भीतर जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। किंतु यदि वह व्यक्ति 10 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है तो विहित पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्रम से वह इस पद के लिए जो है विकल्प माना जाएगा। तो देखिए अगर वो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच और पंच चारों का उम्मीदवार अगर जीत चुका है, ठीक, तो इसके लिए वरीयता क्रम के आधार पर दिया जाएगा। तो वे जो है किसके लिए, सबसे पहले जिला, तो जो सबसे बड़ा पोस्ट है उसको वरीयता दिया जाएगा। तो जो कलेक्टर जो है 10 दिन पहले अगर सूचना नहीं दिया जाता है तो कलेक्टर द्वारा अर्थात विहित पदाधिकारी द्वारा इस क्रम के आधार पर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर जो बड़ा पोस्ट है उसके आधार पर जो है उसके दिया जाएगा, इसके लिए अर्हत माना जाएगा उन्हें। तो जिला पंचायत सदस्य को दिया जाएगा। अगर उससे नीचे है जिला पंचायत सदस्य अगर नहीं जीते हुए हैं तो जनपद पंचायत जीते हैं तो जनपद पंचायत जो सबसे ऊंचा पद रहेगा ना उसे दिया जाता है अगर 10 दिन के भीतर सूचना नहीं दिया जाता है। परंतु एक कंडीशन है, यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, यदि वह व्यक्ति सूचना देने से पहले ही किसी पद के लिए शपथ ले लेता है, तो किसी पद के लिए अगर सूचना देने से पहले 10 दिन के पूर्व वह क्या लेता है, शपथ ले लेता है, तो वह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस पद का चयन कर लिया है। तो जिस पद के लिए वह शपथ लेता है उसी पद का चयन कर लिया जाता है समझेगा, और बाकी उसका जो विजित क्षेत्र है उसे जो है वापस हो जाता है। तो वहां जो है उनका पद का दावेदारी नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट है निवेदित मत, इसे टेंडर वोट भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब इसे समझिएगा। तो चलिए आप समझिए टेंडर वोट क्या होता है। तो टेंडर वोट किन्हें दिया जाता है ये पहले समझिए। तो देखिए यह मत पत्र बैलेट पेपर उस मतदाता अर्थात वोटर को दिया जाता है जिसने अभी मत नहीं दिया है किंतु उसके नाम से मत दिया जा चुका है। तो यह जो है एक क्या रहता है, एक जो है ये बस प्रदर्शित करने के लिए रहता है कि मैं वोट दिया करके। तो जिसकी जगह में अगर जाली वोट डल दिया रहता है ना, कि जिसका वोट जो है डल दिया रहता है परंतु उस अभ्यर्थी द्वारा वोट नहीं दिया गया है, फिर भी किसी दूसरे के द्वारा डाल दिया गया है उसके मत को, तब जो है जो अधिकारी रहते हैं, पीठासीन अधिकारी रहते हैं, उनके द्वारा जो है जो मतदाता रहते हैं उन्हें एक बैलेट पेपर दिया जाता है, वही जो है निवेदित मत कहलाता है। इसका स्वरूप क्या होगा, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होता है। तो जैसे मत पत्र रहते हैं बैलेट पेपर, उसी के समान यह भी रहता है। इसकी भूमिका क्या रहेगा, यह मतदान केंद्र को
प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता है। तो यह अंतिम मत पत्र रहता है। सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना नहीं किया जा सकता। अगर सामान्य परिस्थिति में अगर है तब इसकी गणना नहीं किया जाएगा। अगर टाई हो जाता है, दो उम्मीदवारों के मध्य जो है क्या हो जाएगा, मत समान हो जाता है, उस स्थिति में जो है इस मत पत्र का, बैलेट पेपर का जो है प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अगर सामान्य की स्थिति है तब की स्थिति में किसको दिया जाता है, निवेदित मत। यह जो है पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिए जाते हैं। तो मतदाता द्वारा जो है इस मत को जो है किसके हाथ में दिया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। यह अधिकारी जो है बाद में जब मत समान होंगे दो उम्मीदवारों के मध्य तब इसका प्रयोग करेंगे। निवेदित मत को मत पेटी में नहीं डाला जाएगा। तो इसका जो है निवेदित मत को मत पेटी में नहीं दिया जाएगा। इसमें बस लिख के दिया जाता है, ठप्पा लगा के कि मैं इसको वोट देता हूं, दिया हूं करके। उसके बाद जो है इसे रखा जाता है पीठासीन अधिकारी द्वारा। अंतिम निर्णय के समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर समान रहेगा तब की स्थिति में, याद रखेंगे। ठीक, तो यही होता है निवेदित मत या टेंडर वोट। चलिए इसको देखिए। अब चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम व्यय की सीमा क्या होता है। तो व्यय के लिए जो सीमा तय किया गया है चुनाव प्रचार के लिए, तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग होता है। तो कितना होता है इसे देख लीजिए। तो यही देखिए, आप ग्राम पंचायत स्तर पर देखिए तो कितना होता है, 2 लाख रुपए। अधिकतम 2 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है। वो बात अलग है कि जो है छुपा के कितना भी खर्च किया जाता है, परंतु जो सरकार जो न्यूनतम सीमा तय किया गया है वो कितना है, 2 लाख। तो ग्राम पंचायत में 2 लाख की न्यूनतम सीमा है। जनपद पंचायत में देखिए तो 3 लाख है और जिला पंचायत में यह 5 लाख है। ठीक, तो 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख जो है इनकी न्यूनतम व्यय सीमा है। और प्रतिदिन खर्च का विवरण रिटर्निंग अधिकारी को देना आवश्यक होता है। तो जितना खर्च किया गया है उम्मीदवारों द्वारा उन प्रतिदिन का खर्च उनको बनाना पड़ता है और उसका जो है विवरण रिटर्निंग अधिकारी को देना आवश्यक होता है। ठीक, तो यह हो गया चुनाव प्रचार के संबंधित व्यय की सीमा। अब देखिए इसके बाद जो है हम देखेंगे अगला चैप्टर को। अभी तक के आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लाइक को प्रेस कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक को भी दबा सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति। अब पद मुक्ति कैसे किया जाता है, तो पंचायत के पदाधिकारियों की अलग अलग स्तर पर पदाधिकारी है उन सबकी पद मुक्ति किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। तो पद मुक्ति के लिए जो है जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, दूसरा रिकॉल या प्रत्यावर्तन द्वारा, तीसरा है निलंबन द्वारा, चौथा हटाने के द्वारा और 5वां जो है त्याग पत्र द्वारा। तो इन 5 प्रकार को समझेंगे। उससे पहले आप इनकी स्थिति समझ लीजिए। जो पंचायती राज अधिनियम है वहां उसके कौन से धाराओं में जो है इन प्रक्रियाओं को दिया गया है उसे समझिए। तो अविश्वास प्रस्ताव अब सबको याद ही हो गया, इतने बार हम रिपीट किए हैं अविश्वास प्रस्ताव को कि आप सबको याद ही होगा। तो देखिए धारा 21 में सरपंच उप सरपंच के मध्य है, धारा 28 में जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मध्य और धारा 35 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। तो इसे याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि 7 के मल्टीपल में है। तो 7 तिया 21 होता है, 7 चौक 28 होता है और 7 पंचे 35 होता है। तो ये सब है 7 के मल्टीपल में है, तो इसी से हम याद किए थे इसे। ठीक, उसके बाद देखिए रिकॉल या प्रत्यावर्तन। तो जो है रिकॉल सिर्फ सरपंच और पंच के लिए लाया जाता है। तो सरपंच और पंच के लिए ही मात्र रिकॉल लाया जाता है। तो यह जो है किसमें है, तो सरपंच का 21 में है। तो इसी में बाद में जोड़ा गया था 21 का, तो 21 का जो है बाद में जोड़ा गया था। तो सरपंच और पंच के लिए जो है इस रिकॉल के माध्यम से जो है वापस बुलाया जा सकता है। उसके बाद देखिए निलंबन। तो निलंबन जो है धारा 39 में है। तो धारा 39 में है निलंबन, धारा 39 निलंबन। वही देखिए यहाँ 40 में कौन सा है, हटाना, धारा 40 में है हटाना, धारा 40 में है। और त्याग पत्र जो है धारा 37 में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, आप इसे याद रखेंगे। पिछले वर्ष जो है प्रश्न आया था उसमें जो है यहाँ CGPSC प्री 2023 में भी पूछा गया था, इनसे संबंधित अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित पूछा गया है। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। भाई धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 21 का में रिकॉल है, 39 में निलंबन है और हटाना 40 में है और 37 में जो है त्याग पत्र है। ठीक, अब सभी को जो है बारी बारी से समझेंगे, इनकी प्रक्रिया क्या होता है, कैसे जो है लाया जाता है और कैसे जो है इसका निर्धारण किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो चलिए देखिए यह अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके खिलाफ लाया जाता है और किसके द्वारा लाया जाता है उसे पहले देख लेते हैं। तो किसके खिलाफ लाया जाता है उसके पहले देखिए। तो ये जो है सभी स्तर में जो प्रमुख रहेंगे और उप प्रमुख रहेंगे उन्हीं के खिलाफ लाया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत स्तर में जो प्रमुख और उप प्रमुख को रहते हैं, सरपंच प्रमुख और उप सरपंच उप प्रमुख रहेंगे। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है प्रमुख उप प्रमुख रहते हैं। जिला पंचायत में जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष जो है प्रमुख उप प्रमुख रहते हैं। तो याद रखेंगे प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक, और किन के द्वारा लाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये जो है वहां के सदस्यों द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, सदस्यों द्वारा। तो ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होते हैं, पंचों के द्वारा। जनपद पंचायत में यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा, और वही जिला पंचायत में भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा जो है लाया जाता है। तो ये 2 चीजें हो गए। अब इसकी एक परिस्थिति क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ता है। तो यदि प्रमुख व उप प्रमुख ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते हैं तथा पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, इस स्थिति में जो है यह लाया जाता है। दोनों काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और हितों की अनदेखी कर रहे हैं तब लाया जाता है यह।
अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं पारित करने की तरीका क्या होगा। तो इसका तरीका क्या होगा, तो देखिए आप सभी पद के लिए इसे समझेंगे, सरपंच उप सरपंच के खिलाफ नहीं, ये सभी पद के लिए रहता है। ठीक, तो देखिए इसके लिए प्रक्रिया क्या होगा, तो अब इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सरपंच एवं उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने एवं उस पर मतदान करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अब बैठक तो बुलाई जाएगी, अब बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाएगा उसे देखिए। तो इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अपितु बैठक की अध्यक्षता एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा जिसके लिए नियुक्त किया गया हो। ठीक, तो ये सरकारी अधिकारी कौन होता है, इसे भी हम चलिए देख लेते हैं कौन है। तो यहाँ दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर जो है सरपंच और उप सरपंच के लिए नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा किया जाएगा बैठक की अध्यक्षता। वही जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जब है तब डिप्टी कलेक्टर या उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और वही जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव है तब इसकी अध्यक्षता कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक, और यहाँ पॉइंट दिया गया है जिसके खिलाफ लाया जाता है, जो हम अभी देखे हैं, वे अध्यक्षता नहीं करते हैं। कोई भी इच्छुक सदस्य बैठक में बोल सकता है तथा जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए है वह भी बोल सकता है। ठीक, तो यह जो है कंडीशन रहता है बैठक के लिए। तो देखिए अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ तीसरे पॉइंट में आए थे हम। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उससे पहले सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक निश्चित प्रारूप बनाकर उस स्तर के, तो जिस स्तर पर लाया जा रहा है उस स्तर के 1/3 सदस्य, तो 1/3 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर पर विहित पदाधिकारियों को सौंपा जाता है। तो 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर पर जो है पहले विहित पदाधिकारी को सौंपा जाएगा, उसके बाद ही जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके लिए जो है एक विशेष बैठक बुलाया जाएगा। उस बैठक की अध्यक्षता जो है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए अब मतदान, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ठीक, तो ये चौथा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 अर्थात 3/4 बहुमत से जो पंचायत गठन के करने वाले पंचों की कुल संख्या क्या 2/3 अर्थात 2/3 से अधिक बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक है। ठीक, तो यह इसके लिए क्या होता है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनके 3/4 और इसके साथ साथ ये कंडीशन होना चाहिए, और इसके साथ यह कंडीशन किसको फिल करना चाहिए कि कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य के 2/3 हो। तो ये जो टोटल 3/4 जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं यह किसके बराबर हो, 2/3 के बराबर हो या इससे अधिक हो। ठीक, तभी जो है यह पारित होगा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ तो उदाहरण दिया गया है उसे आप बाद में देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर टोटल सदस्य संख्या किसी ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या कितना है, टोटल सदस्य संख्या है 12 और सभी अगर उपस्थित हैं। ठीक, तो अगर 12 में से सभी उपस्थित हैं तब की कंडीशन में क्या होगा, 12 सदस्य है उसमें से तो सभी उपस्थित हैं, तो 12 में से कितना मत प्राप्त करना होगा, पहले 3/4 उपस्थित में से 3/4 जो कितना हो जाएगा 3/4, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया तो ये कितना हो जाएगा 9। तो 9 अगर व्यक्ति वोट दे रहे हैं तब यह जो है पारित हो जाएगा, 9 मत प्राप्त होता है तब। और वही याद रखेंगे अगर 12 सदस्य हैं इनमें से अगर, और यही देखिए अब इसको आप पहले जो 9 है उसी को समझिए। अब ये पहला कंडीशन पूरा हो गया और इसी के अंतर अगर दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, जो टोटल सदस्य संख्या के 2/3, तो टोटल सदस्य संख्या 12 है तो 12 का 2/3 से अधिक होना चाहिए। तो इसका 2/3 निकालेंगे कितना होगा, 3 चौके 12, तो ये 4 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो 4 गुना 8 तो ये 8 है, तो ये 8 से अधिक है ये 9, तो टोटल जो है 9 मत दिया जाएगा तभी जो है वह पारित हो जाएगा। तो ये कंडीशन समझ आ गया होगा आपको। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको एक और कंडीशन दिया जाता है कि अगर जो है यही कंडीशन को लेते हैं सेम कि 12 सदस्य है, 12 सदस्य हैं टोटल, उसमें से मान लीजिए यहाँ उपस्थित होने वाले की संख्या सिर्फ जो है कितना है 9 है, तो सिर्फ 9 सदस्य उपस्थित हुए हैं। तो इस 9 में से मान लीजिए आपको कितना लेना है, सॉरी इसको 10 मान लीजिए, उपस्थित सदस्यों की संख्या जो है कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा। इसे आप कितना ले लीजिए 10 ले लीजिए, तो 10 है उसमें से अगर इसका 3/4 निकाला जाए, 10 का 3/4 निकाला जाए तो ये जो है कुछ दशमलव के रूप में आएगा, परंतु दशमलव के बाद जो संख्या आता है उसे जो है लिया जाता है। तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये 2 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये तो कितना हो गया 5 दूनी 10 हुआ, 10/2 तो ये कितना बार में जाएगा, 5 हुआ, 5 तिया 15 हुआ 15, और ये कितने बार में गया 7 और 1 8, तो यहाँ जो लिया जाएगा संख्या वो 8 ले लिया जाएगा। तो 8 अगर मतदान दिया जाता है तब की स्थिति में क्या होता है, वह जो है पारित होगा। किस कंडीशन में, इसके लिए ये हो गया उपस्थिति को दर्शाने के लिए। अब कुल सदस्य संख्या कितना था 12, तो 12 में भी क्या था, 12 में भी कितना आ रहा था, हम 12 का 2/3 निकाले थे तो कितना आया था 8, तो 8 आया था। तो इस स्थिति में भी जो है यह पारित हो जाएगा, 8 से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो 8 से अधिक 2/3 तिहाई से अधिक बहुमत, तो ये जो कि 8 है, 8 आ रहा है तो यहाँ पारित नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इससे अधिक होना चाहिए बोला है, तो अधिक होगा तभी जो है पारित होगा, अधिक होने पर ही पारित होगा। तो ये अधिक नहीं है, बराबर आ रहा है तो नहीं होगा पारित। ठीक,
चलिए ये यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आप अच्छे से और समझ सकते हैं, पर आपको ये कंडीशन याद रखना है। उदाहरण से अगर थ्रू पूछा जाए तो आप वहां से देख सकते हैं, परंतु अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। तो उपस्थित और मतदान करने वाले के 3/4 सदस्य और वही जो कुल सदस्य है पंचों की, उससे जो है 2/3 सदस्य होना अधिक है, उससे अधिक होना आवश्यक है। ठीक, तो इस कंडीशन को पूरा करना होता है। इसे हम देख लिए अविश्वास बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। अब देखिए, अब ये अविश्वास प्रस्ताव लगने के पश्चात अब इसके लिए अपील भी किया जाता है। तो अपील किन के पास किया जाता है और कितने दिनों के अंदर किया जाता है उसे दिया गया है। तो आप इसे डायरेक्ट देखेंगे टेबल को तो आप समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए सरपंच और उप सरपंच जो है कलेक्टर के पास अपील करेंगे 7 दिन के भीतर। तो इसको पारित होने, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील किया जाता है और जिस पर जो है कलेक्टर अंतिम निर्णय 30 दिनों के भीतर देंगे। वही जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष यह जो है संचालक पंचायत के पास अपील करते हैं 10 दिनों के भीतर। तो 10 दिनों के भीतर जो है संचालक पंचायत के पास अपील किया जाएगा, जिसका निर्णय भी 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। वही जिला पंचायत स्तर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है राज्य सरकार को अपील करेंगे 15 दिनों के भीतर। प्रस्ताव पारित होने के 15 दिनों के भीतर अपील किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार जांच करने के पश्चात 75 दिनों के भीतर देंगे। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता, तो कब नहीं लाया जा सकता उसे समझिएगा। तो जब पद ग्रहण के 1 वर्ष के काल अवधि के भीतर नहीं लाया जाएगा। अगर पद ग्रहण किए हैं और उनका काम ही बिना देखे कैसे कोई लाया जा सकता है, तो 1 वर्ष जब तक नहीं होता है, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल है, उसमें से 1 वर्ष कंप्लीट किया जाएगा तभी जो है लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। यदि पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष हो, तो लास्ट के 6 माह शेष बचे हो तो भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 6 माह के लिए जो है फिर से चुनाव नहीं कराया जाता है, इसलिए 6 माह शेष है तब भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अर्थात उस तारीख से जिस तारीख से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है परंतु वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है, ठीक, तब की स्थिति में जो है उसे 1 वर्ष के भीतर जो है फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक, तो ये 3 कंडीशन होते हैं। और देखिए, धारा 21 जो अविश्वास प्रस्ताव उसके संबंध में यह संविधान की अधिकारिता नहीं होती, इसमें संविधान की कोई अधिकारिता नहीं होते हैं। पंचायत को गठित करने वाले तत्सम विद्यमान वास्तविक सदस्य की विचारणी और उनके 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव वैध या विधि मान्य होते हैं। तो 2/3 सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वही जो है विधि मान्य होंगे। तो ये हो गया हमारा अविश्वास प्रस्ताव। अब इसके बाद जो है अगला होता है हटाने की प्रक्रिया में, तो दूसरा है बुलाया जाना या रिकॉल। तो रिकॉल जो है या इसे प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, तो इसे अब हम समझेंगे। तो चलिए अब रिकॉल को समझते हैं फटाक से। तो देखिए, इसे सबसे पहले देखिए, तो रिकॉल को हम देखे हैं कि यह पंचायती राज अधिनियम के कौन से धारा में है, धारा 21 का के तहत है। तो इसके किसके द्वारा लाया जाता है, मतदाताओं के द्वारा लाया जाएगा। किसके खिलाफ लाया जाएगा, तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी होते हैं उनके खिलाफ। तो यह याद रखेंगे, जैसे सरपंच और पंच है तो यह जो है सिर्फ सरपंच और पंच के लिए ही लाया जाता है। देखिए, पहले यह जो है जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर भी लाया जाता था, परंतु अब यह जो है वर्तमान में सिर्फ सरपंच पंच पद के लिए ही लाया जाता है रिकॉल की प्रक्रिया। तो चलिए अब इसे समझते हैं। रिकॉल के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ परिस्थिति क्या है। तो इस परिस्थिति में अगर पंचायत के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देश को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हो, तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा सरपंच और पंच को वापस बुला सकते हैं। ठीक, अब इससे चलिए इसकी प्रक्रिया को समझिए। तो ये रिकॉल की प्रक्रिया लाने के लिए क्या क्या इसके पारित करने की प्रक्रिया क्या होगी उसे देखिए। तो वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र या सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए। जैसे उसमें भी था अविश्वास प्रस्ताव में 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से जो है विहित पदाधिकारी द्वारा एक लेटर भेजा जाता है, इसके बाद लाया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी जो है 1/3 सदस्य द्वारा है पत्र में हस्ताक्षर करके जो है भेजा जाएगा। उसके इनके समक्ष कोई सक्षम अधिकारी होंगे या विहित अधिकारी जो इस स्तर में क्यों होते हैं, पंचायत स्तर में अनुविभागीय अधिकारी, इन्हें जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी, तो राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। अगर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का गठन करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक, तो 1/2 से अधिक मतदाता सरपंच या पंच के वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं, तो बहुमत पारित होने पर वह पंचायत पदाधिकारी अपने पद से तत्काल प्रभाव से रिक्त समझा जाएगा। तो जितने भी सदस्य हैं ग्राम सभा में उसके 1/2 से अधिक मतदाता अगर उसके खिलाफ वोट देते हैं वापस बुलाने के खिलाफ, तब जो है यह पारित माना जाएगा और उन्हें जो है हटा दिया जाएगा तत्काल, उसी शर्त से जो है उन्हें उसके पद से हटा दिया जाता है। अब रिकॉल के संबंध में जो है अपील कहाँ किया जा सकता है और कितने दिनों के अंदर। तो देखिए, सरपंच या उप सरपंच ऐसे
लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही कानूनी ढंग से नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ पारित रिकॉल को चुनौती देना चाहता है तो प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। किन्हें अपील करेंगे? कलेक्टर को अपील करते हैं। ठीक, कलेक्टर उस तारीख से जिस दिन के से अपील प्राप्त हुआ है 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देंगे, जो अंतिम निर्णय रहेगा कलेक्टर का। तो सेम इसी जो अभी है अविश्वास प्रस्ताव की जैसे ही। अब देखिए, वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जा सकती है जब तक कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसे समझिएगा। तो किस किस कंडीशन में जो है नहीं लाया जा सकता रिकॉल की प्रक्रिया? जब तक पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष अर्थात आधा कार्यकाल पूरा नहीं हो गया है 2.5 वर्ष का, तब तक के नहीं लाया जाएगा। यदि उपचुनाव से जीता हुआ निर्वाचित सदस्य है, तो उपचुनाव से निर्वाचित सदस्य है तो सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो जाए तो आधा कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसके खिलाफ नहीं लाया जाएगा। यदि कार्यकाल 6 माह शेष है तब भी नहीं लाया जाएगा। देखिए, जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ यह रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाया जाता है। यह सिर्फ इनके लिए लाया जाता है, ग्राम स्तर पर पंच और सरपंच के लिए। ठीक, अब देखिए, सरपंच को प्रत्यावर्ती किया जाता है, सरपंच के लिए रिकॉल लाया जाता है। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करना गुप्त मतदान की रीति से संबंधित मतदाताओं को बहुमत से हटाया जा सकता है। तो यह भी रिकॉल की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। तो ऐसे प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ रिकॉल नहीं लाया जाता है। यदि 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष बाद उपचुनाव होता है तो नए सरपंच के लिए रिकॉल 1.5 वर्ष बाद अर्थात आधा कार्यकाल खत्म होने के बाद 3 वर्ष बचा है तो उसका आधा कार्यकाल खत्म कर लेता है, 3 वर्ष का 1.5 साल कर लेता है खत्म, उसके बाद ही लाया जाएगा। ठीक, अब चलिए, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। तो ये निलंबन तीसरा प्रक्रिया है। तो निलंबन कौन से धारा में दिया गया है? धारा 39 में दिया गया है। विहित पदाधिकारी कौन रहते हैं? जैसे अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, ऐसे किसी भी पंचायत पदाधिकारी को उसके पद से निलंबित कर सकेगा यदि उसके विरुद्ध कोई भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता आईपीसी से तो पहले उसका नाम परिवर्तित हो गया है, भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं, बीएनएस की इसकी धारा के तहत जैसे हत्या, जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या, महिला एवं बाल शोषण, बलात्कार आदि इस प्रकार के धन्य अपराध उसके खिलाफ यदि न्यायालय में विचाराधीन है तब की स्थिति में जो है उन्हें निलंबन किया जाता है। राज्य सरकार का रिपोर्ट। देखिए, राज्य सरकार का रिपोर्ट निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य शासन को भेजी जाएगी। निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा सूचना प्राप्ति की तारीख के 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो निलंबन निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक, तो अंतिम रूप से राज्य सरकार का दायित्व रहता है इस निलंबन के जो दायित्व दिया जाता है उसमें निर्णय लेने का। अब देखिए, यह जो निलंबन की प्रक्रिया के लिए किन किन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है उसे देखिए। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यह जो है निलंबित कर सकते हैं। जनपद पंचायत स्तर पर कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं। जिला पंचायत स्तर पर जो है कलेक्टर जो है निलंबित कर सकते हैं। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो जिला पंचायत सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होगा या पीए किया जाएगा जो स्थानापन्न अध्यक्ष रहेगा। इसका कार्यकाल कितना? अधिकतम 6 माह तक होता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगा पंचायती स्तर पर, जनपद पंचायती स्तर पर स्थानापन्न अध्यक्ष या सरपंच का पद। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अगर हम देखेंगे ये अब चौथा में क्या है? चौथा में निर्वाचित पंचायत अधिकारी को पद से हटाना। तो अब यहाँ रिमूवल की प्रक्रिया है, पद से हटाना अर्थात रिमूवल की प्रक्रिया। तो यह किसमें दिया गया है? धारा 40। तो पंचायती राज नियम के धारा 40 के तहत राज्य शासन या विहित पदाधिकारी किसी भी पंचायत अधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा यदि वह जांच में निम्न बातों को दोषी पाया जाता है। तो किन बातों पर दोषी पाया जाए तब उन्हें जो है हटाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है यदि कोई भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को नुकसान पहुंचाता है तब। दूसरा, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव या महिलाओं के सम्मान में बाधा पहुंचाता है। तीसरा है पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया हो तब की स्थिति में। तो पंचायत की विधि जो विधि व्यवसाय है उसके रूप में अगर नियोजन तैयार कर लिया हो तब। चौथा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है यार। तो चौथा, पंचायत के पद पर रहते हुए कोई पदाधिकारी यदि पंचायत के किसी नियोजन, नौकरी में अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रयोग करते हुए अपने नाते रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाता है। उनके नाते रिश्तेदारों में कौन कौन आएंगे? माता पिता, पुत्र पुत्री, बहन बहनोई, जेठ जेठानी, ननंद देवरानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, साला साली, ये सभी नाते रिश्तेदार है। उन्हें अगर वो पद में रहते हुए क्या लाभ पहुंचाने की प्रयास पहुंचाता है तब की स्थिति में जो है उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, किसी शासकीय भूमि का अतिक्रमण करने की स्थिति में भी हटाया जा सकता है। यदि वह अपने कर्तव्य निर्वहन में औचार का दोषी हो तब भी हटाया जाएगा। यदि उसके पद पर बने रहना लोक हित में अवांछनीय है, जनता के हित में नहीं है उनके पद में बने रहना, तब भी हटाया जा सकता है। पंचायत के काम में भाग न लेने, तो पंचायत के कामों में भाग नहीं लेने की स्थिति में भी पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना कितने माह तक की जो है वह अनुपस्थित रहेगा तब से उन्हें हटाया जा सकता है, उसे देखिएगा।
तो देखिए, अगर पंचायत के में 6 माह के काम के दौरान आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित है तब हटाया जाएगा। वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे तब भी हटा सकते हैं। पंचायत की स्थायी समितियों की लगातार 3 बैठकों में नहीं आता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखिए, अब इसका नोट पॉइंट, फैसले से पहले जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हुई है उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। तो जिनके हटाया जाता है उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। अब किस अधिकारी द्वारा जो है उन्हें पद से हटाल रिमूवल की प्रक्रिया किनके द्वारा किया जाता है, सेम वैसी रहेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में जिला पंचायत के लिए है वह संचालक पंचायत, तो ग्राम स्तर पे अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत में संचालक पंचायत, इनके द्वारा जो है हटाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया चौथा प्रक्रिया। अब आगे देखेंगे हम अंतिम और 5वां प्रक्रिया। तो ये जो है अपनी इच्छा के साथ दिया जाता है, तो ये स्वयं त्याग पत्र देकर अर्थात रेजिग्नेशन देकर जो है अपने पद को छोड़ सकते हैं। तो यह जो है धारा 37 में है, तो याद रखेंगे इस धारा को। धारा 37 के आधार पर जो पंचायत के जो भी पदाधिकारी है वे शपथ त्याग पत्र देते हैं। तो देखिए, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र लिखित रूप में देकर अपने पद से हट सकता है, परंतु त्याग पत्र निवेदित करने वाला व्यक्ति उसके प्रभावशील होने से पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। तो जैसे स्वीकार किया जाता है त्याग पत्र को, अगर स्वीकार करने से पहले उसे अगर वापस लिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा तो उनका त्याग पत्र जो है वापस लिया जा सकता है। तो देखिए, त्याग पत्र किन्हें किन्हें दिया जाता है, तो सरपंच और उप सरपंच। तो देखिए, बाकी जो पंच रहते हैं वे सरपंच को त्याग पत्र देते हैं, वही जनपद पंचायत में जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्ष को देते हैं, और जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं वे जो है अध्यक्ष को देते हैं त्याग पत्र। और ये अध्यक्ष जो प्रमुख होते हैं वे किन्हें देंगे उसे देखिए। तो सरपंच और उप सरपंच जो है किन्हें देते हैं, जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को दिया जाता है। वही जनपद पंचायत सदस्य जो है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को अपना त्याग पत्र देंगे, और जिला पंचायत के सदस्य जो है कलेक्टर को देंगे। तो जनपद पंचायत कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत जो है कलेक्टर को देते हैं त्याग पत्र। ठीक, तो यहाँ नोट पॉइंट वही लिखा है जो मैं आपको बताया हूं कि पंच जो है सरपंच को त्याग पत्र देंगे, जनपद पंचायत सदस्य जो है अध्यक्ष को देते हैं, जिला पंचायत ये भी अपने अध्यक्ष देते हैं। देखिए, अपना त्याग पत्र देने वाला पदाधिकारी अपने त्याग पत्र की स्वीकृति होने के पहले सूचना देकर त्याग पत्र वापस ले सकता है। तो सूचना देकर वह वापस भी ले सकता है स्वीकृत होने से पहले। विदित अधिकारी त्याग पत्र स्वीकार करता है तो वह अधिसूचना जारी करेगा और उसी दिन से उसे पद रिक्त माना जाएगा। तो एक अधिसूचना जारी किया जाता है कि इनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया। उस अधिसूचना जारी करने से पहले अगर वे सूचना देकर अपना त्याग पत्र वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं, परंतु जब सूचना जारी कर दिया जाएगा तब उनका वापस नहीं दिया जा सकता है, उस दिन से उनका पद रिक्त माना जाएगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार के जो पद त्यागने की या जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वे सभी। अब देखिए, आकस्मिक रिक्तियां होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है। तो आकस्मिक रिक्ति जब ग्राम पंचायत में कि सरपंच के पद से रिक्त होने पर ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत का एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा। तो सबसे पहले सम्मेलन बुलाया जाएगा आकस्मिक रिक्ति में, तो सचिव द्वारा बुलाया जाता है यह सम्मेलन। इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत अपने में से किसी एक व्यक्ति को सरपंच के पद के लिए निर्वाचित करेंगे। तो सभी में से किसी एक को जो है सरपंच बनाया जाएगा, जो तब तक कार्य करेगा जब तक कि पंचायत निर्वाचन नियम के अनुसार नया सरपंच निर्वाचित नहीं हो जाए, तब तक कार्य करेगा। और इसके अंतिम जो अधिकतम सीमा कितना रहता है, 6 माह तक के लिए अधिकतम कार्य कर सकते हैं, जिन्हें स्थानापन्न सरपंच कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया, इतने सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है किसी पंचायत पदाधिकारी को उनके पद से हटाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अभी पंचायत चुनाव भी है तो इससे आप अवेयर रहेंगे। तो जो एजुकेशन से जुड़े भी नहीं है तो जो देखना चाहते हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं, वे भी देख सकते हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव के समय जागरूकता भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद जो है हमारे पीएससी के लिए जो थ्रू में फोकस करते हैं तो उसमें जो है हमारा अगला टॉपिक तो पंचायती राज का एकमात्र लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति में स्थायी समिति। तो जो समितियां होता है स्थायी समिति, अस्थायी समिति, इन सब समितियों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो अगले वीडियो में आप पंचायती राज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।